नहीं, वो हुआ ऐसा था कि जो हमारे विपक्ष के लोग थे वो कलाकारों को लेकर के बड़ी ओछी टिप्पणी करते हैं। तो जैसे ही उन लोगों ने उल्टा सीधा मुझे बोलना शुरू किया, तो जितने कलाकार थे, चाहे मनोज तिवारी जी, चाहे रवि किशन जी, दोनों मेरे भैया सांसद हैं, अयाज खान भाई, हमारे सुशील सिंह जी, संजय पांडे जी, स्मृति जी, आम्रपाली दुबे जी, प्रवेश लाल यादव जी, नीलम गिरी जी, मतलब पूरी इंडस्ट्री उतर गई आजमगढ़ में कि अगर कलाकारों को लेके आपकी मानसिकता ऐसी है और आप ऐसी सोच रखते हो तो भले थोड़ा ही सही, हम भी अपना पावर दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ हैं नव निर्वाचित सांसद एवं भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव। निरहुआ जी, स्वागत है आपका यूपी तक में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल है कि आप सांसद बन गए हैं और सांसद बनने के बाद फिल्म और फाइल कैसे संभालेंगे? बिल्कुल संभालेंगे, क्योंकि फिल्म करने की अभी मुझे इस समय में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं 15 फिल्में तैयार करके आया हूँ, पूरी तैयारी से आया हूँ। 15 फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, मतलब अगर हर महीने एक फिल्म रिलीज होगी तो भी 1.5 साल तक मुझे मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा। तो पूरी तैयारी से आया हूँ। आपकी जीत का सबसे ज़्यादा एक शख्स है, वो है आम्रपाली। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जीत के लिए कौन सबसे ज़्यादा मान रहा है इस चीज़ को? मुझे लगता है किसी एक कलाकार को नहीं, मेरे साथ अभी देखिए अयाज भाई बैठे हैं, ये भी धूप में घूमे मेरे साथ, अयाज खान जी, हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे थे, रात दिन वहाँ घूम रहे थे। हम लोग तो अपना मेहनत कर रहे थे, सारे कलाकार भी वहाँ हमारे साथ मौजूद थे। पर जो सबसे बड़ी बात है, जीत का जो कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है वो इतना अच्छा काम कर रही है कि इसके वजह से आजमगढ़ की जनता ने मौका दिया है कि आजमगढ़ विपक्ष के पास है, 10 के 10 विधायक उनके हैं, और विपक्ष का ही अखिलेश यादव जी को उन्होंने वहाँ का एमपी बनाया था, जो छोड़ के चले गए। तो आजमगढ़ में कुछ हुआ नहीं। अब एक उम्मीद के साथ वहाँ कमल खिलाई है आजमगढ़ की जनता कि डबल इंजन की सरकार के साथ जब ये हमारा आजमगढ़ जुड़ेगा तो विकास का रफ्तार पकड़ेगा। क्या आम्रपाली जी भी का राजनीति में आने का इरादा है? नहीं, वो हुआ ऐसा था कि जो हमारे विपक्ष के लोग थे वो कलाकारों को लेकर के बड़ी ओछी टिप्पणी करते हैं। तो जैसे ही उन लोगों ने उल्टा सीधा मुझे बोलना शुरू किया, तो जितने कलाकार थे, चाहे मनोज तिवारी जी, चाहे रवि किशन जी, दोनों मेरे भैया सांसद हैं, अयाज खान भाई, हमारे सुशील सिंह जी, संजय पांडे जी, स्मृति जी, आम्रपाली दुबे जी, प्रवेश लाल यादव जी, नीलम गिरी जी, मतलब पूरी इंडस्ट्री उतर गई आजमगढ़ में कि अगर कलाकारों को लेके आपकी मानसिकता ऐसी है और आप ऐसी सोच रखते हो तो भले थोड़ा ही सही, हम भी अपना पावर दिखाएंगे आपको। तो इसलिए पूरी इंडस्ट्री उतर गई थी वहाँ पे। और बाकी सरकार की जो नीतियां हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो घर घर पहुंची थी। वही बात करते थे कलाकार जाके कि राशन मिला था, हाँ, घर बनल है, हाँ, तो इकुल के दे था, तो मोदी योगी देत हूँ, तो ओटवा के दे बालो, मोदी योगी के देल जाई। तो अभी भी EMY फैक्टर यहाँ भी है, पर यहाँ मोदी योगी का फैक्टर चल रहा है। अब वो EMY फैक्टर खत्म हो चुका है और आजमगढ़ ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि अब जो है मोदी योगी फैक्टर ही चलेगा, चाहे वो कानपुर का आप देख लीजिए, चाहे आप आजमगढ़ का देख लीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी को भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कलाकार कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, उसके बाद आप? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा दिल है भारतीय जनता पार्टी का, इतना बड़ा दिल है कि वो चाहे कलाकार हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे गायक हों, चाहे वो किसान हो, सब्जी बेचने वाले हों, सफाई कर्मी हों, हर किसी को मौका देते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप आओ और नेतृत्व करो। ये जो विपक्ष है उसका बहुत छोटा सा दिल है, वो अपने चाचा को भी नहीं चाहते बढ़ने देना, यहाँ तक कि अपने भाई को जानते थे कि ये सीट हम हार रहे हैं, इसलिए भाई को भेज के हराया, क्योंकि उनसे अच्छे वक्ता हैं, वो अच्छी बात करते हैं। धर्मेंद्र जी मेरे मित्र भी हैं और मैं उनसे, भले राजनीति में विचार की लड़ाई है, पर वो मेरे मित्र हैं और उनको किनारे कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि मौका जिस दिन मिलेगा धर्मेंद्र यादव उनसे बड़े नेता बन जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं ये उनकी साजिश थी उनको वहां भेजने की। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे कलाकार आपको दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिल का नतीजा है कि वो सबको मौका देती है। अभी मैं चुनाव प्रचार में अध्यक्ष जी एक कोई विधायक जी आए थे उसमें और बोले कि भैया मैं विधायक हूं लेकिन मैं सफाई कर्मी था, मुझे टिकट दिया अभी। चौहान घनघटा का विधायक। अच्छा, उसके बाद अभी बिहार में प्रचार करने में गया था, वहाँ एक बहन मिली और वो बोली कि भैया हम स्टेशन पर बाथरूम वाथरूम सफाई करत रहनी और भारतीय जनता पार्टी हमके टिकट दिला, हम विधायक हैं। तो ये कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मिलता है, इसलिए सब लोग दिख रहे हैं यहाँ। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से अब आपके बाद बीजेपी की अगली पसंद कौन हो सकता है? चर्चाएं तो होती होंगी। पवन सिंह जी हमारे जो भाई हैं वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है और जहाँ भी भोजपुरी का कुछ अगर गाना बजता है तो पवन सिंह जी का गाना बजता है। तो मुझे लगता है कि अगला हम लोग अपने भाई को लेके आएंगे, पवन सिंह को लेके आएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आपको कितना इस चुनाव में सहयोग किया भोजपुरी इंडस्ट्री? पूरा दिन रात मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चलते रहे। जितना पसीना मैंने बहाया है उतना ही पसीना भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों ने बहाया है, हमारे बड़े भैया रवि किशन जी ने बहाया है और जो मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी, सभी कलाकार थे, अयाज भाई थे, सुशील सिंह थे, संजय पांडे थे, अमरीश सिंह थे और इसके बाद और भी बहुत सारे कलाकार आए, हमारे मनोहर थे, भगवान थे। तो इस तरह से स्मृति जी थी, बहुत सारे कलाकार तो थे ही। उसके साथ साथ पूरे आजमगढ़ के जो हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण थे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष जी बैठे हमारे सामने, रात दिन जो है लगे रहे हम लोग के साथ में। हमारे माननीय मंत्रीगण जो जितने थे वो रात दिन जो है वो पसीना बहाया उन्होंने। हमारे जो माननीय विधायक गण थे सब उन लोगों ने, और जो हमारे पार्टी के सहयोगी दल के लोग थे वो भी लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि आजमगढ़ में और रामपुर में हम लोग कमल खिलाएं और ये जो जातिवाद है, परिवारवाद है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि इस देश की आवश्यकता राष्ट्रवाद है, कोई जातिवाद परिवारवाद नहीं चाहिए यहाँ। आजमगढ़ के लिए दिल्ली में आप किस मुद्दे पर सबसे पहले आवाज उठाएंगे? आजमगढ़ के लिए मैं जो सबसे पहला मुद्दा उठाने वाला हूँ वो मुद्दा है, एक तो रेल मार्ग से जो बड़ी लाइन है उसको गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस, ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लग जाते हैं। तो सबसे पहले ये करवाना ज़रूरी है। उसके अलावा देवारा क्षेत्र में जो 30-40 हज़ार ऐसे घर हैं जो बारिश होते ही वो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनका जीवन एकदम अकेला पड़ जाता है। पता नहीं क्यों आज तक वहाँ पे नहीं हुआ। 8-10-12 पुल की ज़रूरत है जहाँ से कि वो कनेक्ट रहें। तो वो 12 पुल मैंने कल ही बता दिया मुख्यमंत्री जी को। हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश भी कर दिया कि अपने डीएम सर को कि आप जाके देखो क्या कहाँ पे आवश्यकता है, तुरंत उसको चालू करवाओ। वो है। उसके अलावा मास्टर प्लान है आजमगढ़ का, मास्टर प्लान बनवाना तत्काल ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का होम लोन तो पास हो जाता है पर नक्शा पास नहीं होता तो घर नहीं बना पाते, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अभी कल ही हमारे पूजनीय महाराज जी ने हरिहरपुर को, जब मैं मिला उनको बताया मैं कि हरिहरपुर गया था और संगीत का घराना है और वो पूरा गांव ही वहाँ से निकले हुए एक से एक संगीतकार हैं, पर वो गांव बहुत एकदम पिछड़ गया है, उसको चाहिए। उन्होंने तुरंत कहा कि वहाँ पे एक एकेडमी बनाओ, स्कूल बनाओ वहाँ संगीत का, ताकि बच्चे आके वहाँ पे पढ़ें। तो इस तरह से, और जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है उसको करवाओ, जहाँ जहाँ फायर स्टेशन की ज़रूरत है उसको करवाओ। उन्होंने तुरंत आदेश किया, 1 मिनट के अंदर। उन्होंने कुछ ये नहीं, उन्होंने जो वादा किया था कि आजमगढ़ में कमल खिलेगा तो आजमगढ़ भी गोरखपुर की तरह चमकेगा। तो अब देखिए कैसे एकदम दनादन काम शुरू होगा वहाँ। जरा वो वाला गाना हमारे दर्शकों को सुनाए जो आपकी जीत के साथ ही लगातार वायरल हो रहा है। जीत के साथ जो वायरल हो रहा है वो गाना ये है कि बीजेपी ने जीत लिया ये उपचुनाव कारण भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था।
तो ऐसे में क्या आपने सोचा था उस समय कि गाने के बोल एक दिन सच हो जाएंगे? अच्छा, वो गाना केहू जोन किया नहीं करके दिखाएंगे, नहीं तब नहीं सोचा था। मैं 2003 में 22 मार्च 2003 को ये मेरा एल्बम रिलीज हुआ था और उस समय मेरे बड़े भैया ने वो गाना लिखा था, प्यारेलाल कवि जी ने, कि गांव की आवाज़ जाके दिल्ली में उठाएंगे, केहू जोन किया नहीं करके दिखाएंगे। पर मुझे नहीं पता था कि ईश्वर सुन रहे हैं और एक दिन मुझे ये अवसर देंगे कि मैं एक गरीब के घर में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ, और मुझे पता है कि वो हर दुख और तकलीफ जो मैं झेल के आया हूँ, तो उस दुख तकलीफ में हमारे लोग कैसे पड़े रहते हैं, उससे उनको कैसे निकालना है, वो आवाज़ उठाने का मौका मुझे कभी मिलेगा ये सोचा नहीं था, पर अब मिला है तो मैं ज़रूर उठाऊंगा। अच्छा, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आप कितना मेहनत करेंगे और कितना इसका खोया हुआ मान वापस दिलाएंगे, जबकि भोजपुरी भाषा काफ़ी नीचे जा चुकी है? अब मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा जो है आज बहुत ही आगे चल रही है, तरक्की कर रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि भोजपुरी का डंका बजे, वो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भोजपुरी का ये हो गया, भोजपुरी ही एक ऐसी भाषा है जो आपको दुनिया के, आप किसी क्षेत्र में चले जाइए वहाँ इसका डंका बजता हुआ आपको मिलेगा। चाहे आप मुंबई में चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आप लंदन चले जाइए, आप फिजी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं जाइए, वहाँ आपको भोजपुरी का डंका बजता हुआ मिलेगा। मैं तो अभी 2006 में ही गया था ऑस्ट्रेलिया, वहाँ लोगों के रिंगटोन में भोजपुरी गाने बज रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है कि भोजपुरी को लगातार बार बार ये बोलो कि खराब है, पीछे है, ये है, वो है, ऐसा है नहीं। भोजपुरी बहुत आगे है, और 8वीं अनुसूची की जहाँ तक बात है तो उस पर काम चल रहा है। कोई टेक्निकल रीजन से वो रुका हुआ है, कई भाषाओं का एक साथ वो है, उसी में वो कुछ फंस रहा है, तो उस पर काम किया जा रहा है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है हम कामयाब होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया है कि इसको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। अच्छा, अंतिम सवाल है कि निरहुआ रिक्शा वाला अब तो माननीय बन गया है, ठीक है, ऐसे में यूपी और बिहार के तमाम लोग जो दूसरे राज्यों में ऑटो रिक्शा चलाते, क्या उन्हें आप सम्मान दिला पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं दिला पाएंगे। और सबसे पहले बात मैं आपको करेक्ट करूं, मैं कोई माननीय नहीं बना हूं, मैं सेवक बना हूं। आजमगढ़ की जनता ने मुझे सेवक चुना है सेवा करने के लिए, और मैं सेवक मन के ही काम करूंगा। मुझे कोई माननीय बनने का कोई ऐसा वो नहीं था। हाँ, एक तकलीफ मुझे ज़रूर होती थी कि जब भी मैं कहीं भी जाता था दुनिया में, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, वहाँ लोग मुझे ऐसे अचानक देखते थे, बोलते निरहुआ आजमगढ़। तो आजमगढ़ मेरी पहचान बन चुकी है, और जब आजमगढ़ को पिछड़ता हुआ देखता हूं तो मुझे बड़ा तकलीफ दुख होता है। तो कहीं न कहीं वही पीड़ा जो थी वो मुझे दोबारा लेके आई, और मैं आया और जनता ने अवसर भी दे दिया है, तो सेवा करूंगा, और आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ में ही रहूंगा तो ही ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि इसके पहले जिसको आजमगढ़ ने भरोसा किया था वो छोड़ चुके थे, छोड़ के चले गए थे। चाहे नेताजी को मौका दिया तब भी, अखिलेश जी को मौका दिया तब भी। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम आजमगढ़ में ही रहेंगे।